नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत की धमक आज देश की संसद में सुनाई गई। संसद में बीजेपी के सभी सांसदों का जोश हाई दिखा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दाखिल हुए, बीजेपी के सांसदों ने मेज थपथपाकर उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया, स्वागत किया। मोदी के नारों से पूरा सदन गूंज उठा। उत्तर प्रदेश की जीत का जश्न दिल्ली की सड़कों पर भी सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ के काफिले की गूंज आज दिन भर लुटियन जोन में सुनाई दी। देश की राजधानी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की हाई प्रोफाइल मीटिंग के मायने क्या हैं? इनका योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का गठन वाला कनेक्शन क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर फिल्म तो पहले भी कई बन चुकी है। कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द देश महसूस करता रहा है, लेकिन कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग ने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। कश्मीरी हिंदू भाई बहनों के दर्द के मामिक फिल्मकान ने आज एक बार फिर से कश्मीर से हिंदू भाई बहनों के पलायन के मुद्दे को गरमा दिया है। आखिर क्यों हो रही है कश्मीर फाइल्स पर सियासत, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उधर रूस और यूक्रेन की जंग का आज 19वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना कहर बरपा रही है। यूक्रेन की खराब हालत दुनिया के सामने है, लेकिन 19 दिनों की जंग ने रूस को भी पस्त कर दिया है। रूस के चीन की शरण में जाने की बात सामने आ रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, यह भी मैं आपको बताऊंगा। पांच राज्यों के चुनावी सीरीज 4-1 से जीतने के बाद ब्रांड मोदी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मोदी के नारे लगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी के सांसदों ने अलग अंदाज में जीत की बधाई दी। जिस तरीके से संसद में मोदी के नारे गूंजे, कुछ वक्त के लिए पूरा माहौल संसद में मोदी में हो गया। आप खुद सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में किस तरीके से सम्मान किया गया है। ये लोकसभा की तस्वीरें हैं जो मैंने आपको दिखाई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन में पहुंचे, जोरदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया, ताली बजाई गई और मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक दिल्ली में रहे। 2 दिन तक उनका कार्यक्रम काफी ज्यादा हैट्रिक रहा है। राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं से आज उन्होंने मुलाकात की है। मैं आपको बताता हूं कि 2 दिन में देश के प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ किन किन नेताओं से मुलाकात की है। योगी ने
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब से मुलाकात की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात करी, नितिन गडकरी साहब से मुलाकात करी जो परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, इनसे मुलाकात की। अनुराग ठाकुर साहब ये सह प्रभारी थे। इन तमाम बड़े नेताओं से 2 दिन में योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और यह मुलाकात के मायने बहुत ज्यादा अहम हैं, क्योंकि इस मुलाकात के सियासी मायने इसलिए हैं क्योंकि इन तमाम नेताओं ने राष्ट्रपति को छोड़ दें और उपराष्ट्रपति को छोड़ दें, बाकी तमाम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मेहनत की है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर पाई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस मिशन मंत्रिमंडल पर है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद वापस लखनऊ पहुंच गए हैं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है, बस इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस बार किस किस को योगी का नायब बनाया जा रहा है, यानी मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हालांकि इस रेस में बेबी रानी मौर्य और ब्यूरोक्रेसी से सियासत में आए ए.के. शर्मा का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार कमल खिल गया है, जिसके बाद सूबे में हर तरफ भगवा बयार बह रही है। चुनावों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी को सुकून तो है, लेकिन अब सरकार की रूपरेखा पर मंथन शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के पर लड़ा था और चुनाव जीतने के बाद उनका सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उनकी कैबिनेट में किस किस को जगह मिलेगी, अभी तक इस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। 2017 में बीजेपी ने यूपी में नया प्रयोग करते हुए 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लागू किया था, जिसमें दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को सूबे का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं तो दिनेश शर्मा ने चुनाव ही नहीं लड़ा, जिससे तय माना जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम इस बार सरकार में नजर नहीं आएंगे। इस बार योगी की कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे, इस पर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो इस बार यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह का नाम डिप्टी सीएम की रेस में काफी आगे चल रहा है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह ने भी चुनाव नहीं लड़ा है। अगर स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम की कमान मिलती है तो उन्हें एमएलसी का चुनाव लड़ाया जाएगा। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य का नाम भी काफी सुर्खियों में है। बेबी रानी मौर्य आगरा से चुनाव जीती हैं और वो भी डिप्टी सीएम के रेस में काफी आगे चल रही हैं। ब्यूरोक्रेसी से सियासत में आए ए.के. शर्मा को भी योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद से योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है मुलाकात का यह सिलसिला मंत्रिमंडल के चेहरे फाइनल करने के लिए चल रहा है। होली के बाद यूपी में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, लिहाजा पूरे विचार विमर्श के बाद लिस्ट तैयार की जा रही है।
मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा इस पर चर्चा तो जरूर चल रही है, लेकिन बीजेपी का वर्किंग स्टाइल बताता है कि चौंकाने वाले फैसले लेना उसकी फितरत रही है, इसलिए कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं है। वैसे बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण में 50 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें से 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जबकि कुछ मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। नियमों के मुताबिक सदन की कुल संख्या के 15% विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, लिहाजा यूपी में ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों की संख्या 60 तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार बीजेपी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। चुनाव जीतकर बीजेपी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो बनाया ही है, विरोधियों को पूरी तरह से पस्त कर दिया है, क्योंकि मुख्य विरोधी दल समाजवादी पार्टी ने वोटों के लिहाज से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो किया, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए झटका तो है ही, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विरोधी दल के सर्वकालिक बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कमल खिला है और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। हालांकि योगी के कैबिनेट में कौन होगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार जीत के साथ और ज्यादा मजबूत कर लिया है और उसका स्वाद भी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया है। विपक्षों को धूल चटा दी है। अब बारी है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की। होली के बाद उत्तर प्रदेश में नए सरकार का गठन हो जाएगा। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 2 दिन तक थे, तमाम नेताओं से मुलाकात की। खबर है कि मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में जो मेरे पास जानकारी है, जो न्यूज इंडिया की जानकारी है, उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ के संभावित सिपाहियों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वतंत्र देव सिंह, ये योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह दूसरा नाम हो सकता है। ब्रजेश पाठक, जतिन प्रसाद, सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजभर, संदीप सिंह, सतीश महाना, नंद गोपाल नंदी, दयाशंकर सिंह, सूर्य प्रताप शाही, पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह, अदिति सिंह और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा यादव भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। ये वो नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। यह न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन शुरू हो गया है। दरअसल उत्तराखंड में जनता ने बीजेपी को साफ जनादेश दिया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। यही वजह है कि देवभूमि में नए चेहरे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। मैं आपको बताता हूं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की रेस में किसका नाम आगे चल रहा है। जी हां, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत का इनाम मिल सकता है इनको। और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक हार के बावजूद भी
पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। इस नाम में सबसे आगे नाम चल रहा है। दूसरा जो नाम है वो धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, संघ के कई सामाजिक आंदोलन के हिस्सा रहे हैं। इनका नाम दूसरे नंबर पर चल रहा है। सतपाल महाराज पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। सतपाल महाराज, इनका भी नाम चल रहा है। महाराज भी सीएम पद के दावेदार हैं और रावत 2014 में भाजपा में शामिल हुए थे। रितु खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी हैं। रितु खंडूरी के नाम की चर्चा भी तेज है। अगर उन्हें सूबे की कमान दी गई तो वो देवभूमि की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। इसके अलावा मदन कौशिक का नाम भी चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक और सूबे की सियासत में काफी बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री की रेस में मदन कौशिक भी आगे चल रहे हैं। अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं। अजय भट्ट, उनके नाम की चर्चा है सीएम रेस में। रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। निशंक के नाम को लेकर भी उत्तराखंड में चर्चा चल रही है कि उनको सूबे का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से उनको कमान मिल सकती है। इसके अलावा अनिल बलूनी, पौड़ी गढ़वाल से आने वाले अनिल बलूनी शांत तरीके से अपने काम को और नपे तुले अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते हैं। सीएम की रेस में अनिल बलूनी का भी नाम चल रहा है। वो फिलहाल बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता हेड हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। साल 2017 में भी उनके सीएम बनने की बहुत ज्यादा चर्चा रही है और एक बार फिर से उनका नाम सुर्खियों में है। बलूनी आरएसएस के भी फेवरेट माने जाते हैं और बेहद ईमानदार और अपने काम को निष्पक्ष तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र की आवाज में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में आखिर कहां तक पहुंच गई है रूसी सेना और किस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है बाकी देश। आखिर कैसे, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नीतीश कुमार आज अलग अंदाज में दिखाई दिए। नीतीश कुमार ने आज अपनों पर ही आपा खो दिया। आज सदन में बॉस पर खुद ही बिफर पड़े। संविधान की दुहाई देकर विधानसभा अध्यक्ष को जमकर सुना दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सदन एक मंदिर होता है। किसी भी सदन का बॉस उसका अध्यक्ष या फिर सभापति होता है। बॉस के कहने के मुताबिक सदन चलता है और सदन में जब अपराध को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री विधानसभा के स्पीकर पर भड़क गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देना अच्छी बात है, लेकिन संविधान ने ही अध्यक्ष को सदन चलाने की पावर दी है और इसीलिए अध्यक्ष पर बिफरना किसी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और यह सब कुछ हुआ है बिहार में। आप खुद देखिए और समझिए। संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? नीतीश कुमार की आपा खोने की खबर कई बार आ चुकी है, लेकिन अब तो उन्होंने टारगेट पर विधानसभा अध्यक्ष को भी ले लिया है।
संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा अध्यक्ष बने विजय सिन्हा से भरे हाउस में पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? एक बार फिर से सुनिए नीतीश कुमार कैसे विजय सिन्हा से उलझ पड़े। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से। नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक के पीछे लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मामला है, क्योंकि विजय सिन्हा लखीसराय से ही आते हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इससे लेकर सवाल उठाया। बीजेपी विधायक ने पूछा कि लखीसराय में पिछले 2 महीने में 9 लोगों की हत्या कर दी गई है, इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? सरकार की तरफ से विजेंद्र यादव ने सवालों का जवाब दिया, जिस पर बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार को घेरने के अंदाज में कहा कि पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ रही है। बीजेपी विधायक के सवाल पर स्पीकर विजय सिन्हा भी विभागीय मंत्री की ओर से स्पष्ट जवाब चाह रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार भड़क गए। अपनी सीट से उठकर सीएम ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के तहत काम करेगी, न किसी को फंसाएगी और न ही बचाएगी। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। नीतीश कुमार के अंदाज से विधानसभा अध्यक्ष कुछ देर के लिए असहज हो गए। मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। नीतीश कुमार को शांत कराते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे अनुभव में बड़े हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना दर्द भी बयां कर दिया। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच नोकझोंक हुई, उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। हालांकि जेडीयू ने इस पर पानी डालने की कोशिश की। आप लोगों ने शायद ठीक से सुना नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, दोनों ने तो एक ही बात कही है कि जो विधायिका का अधिकार है, जो कार्यपालिका का अधिकार है, दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करना चाहिए। इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टी आरजेडी ने चुटकी ली। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार के बयान का वीडियो जारी कर ट्वीट किया और लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्से से आग बबूला होते हुए बीजेपी के बिहार विधानसभा अध्यक्ष और आसन को अपमानित करते हुए कहा है, आप कौन होते हैं? संविधान पढ़िए। सभापति, आप ही बताइए कैसे सदन चलेगा? हमें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर एक दारोगा सिपाही से बेइज्जत कराइएगा। कि बिहार विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री में तुतुमा में हो गई। अब तुतुमा में लखीसराय का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें स्पीकर कह रहे थे कि मेरा थानेदार भी नहीं सुनता है। सोच लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा पंचायत बिहार विधानसभा और उसके संरक्षक अध्यक्ष ये कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय का भी एक थानेदार बात नहीं सुनता है। यहाँ सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि अफसरशाही लागू है कि नहीं। पिछले कुछ दिनों से जेडीयू और बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल की बात सामने आ रही है।
हालांकि जब जब इस तरह की बातें उठती है, बीजेपी और जेडीयू के नेता सामने आकर बयान देते हैं कि दोनों पार्टियों में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपा खोया और स्पीकर के साथ नोकझोंक की, सवाल फिर वही, क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। 19वें दिन रूस का पूरा फोकस राजधानी कीव पर बढ़ता दिखाई दिया है। रूस की सेना कीव पर कब्जा वाले प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की बर्बादी की तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 दिनों की जंग रूस पर भारी पड़ रही है। बताया यह जा रहा है कि रूस ने अपने मित्र चीन से आर्थिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी मांगी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका चीन को धमका रहा है, अगर रूस की मदद की तो अंजाम बुरा होगा। लंबा होता युद्ध रूस पर भारी। रूस को याद आई चीन की यारी। क्या जेलेंस्की के हौसले से हार रहा रूस? जिनपिंग से मदद मांगने को मजबूर हुए पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। 19 दिनों से लगातार जारी युद्ध की विनाश लीला यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रही है। यूक्रेन के लोगों की जान ले रही है। यूक्रेन के लोगों को पलायन के लिए बाध्य कर रही है। हर तरफ मिसाइलें, बम धमाकों और एयर सायरनों का शोर है। खंडर में तब्दील होती इमारतें, शहर में मलबे का ढेर हर ओर है। रूसी सेना ने मिसाइलों की मार से यूक्रेन के शहरों का हुलिया बदल दिया है। यूक्रेन बर्बादी के कगार पर खड़ा दिख रहा है। लेकिन 19 दिनों से जारी जंग ने क्या रूस की भी हालत बिगाड़ दी है? क्या रूस पर यूक्रेन के हौसले भारी पड़ रहे हैं? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हौसले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भारी पड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि खबर सामने आ रही है कि रूस ने चीन से सैन्य और आर्थिक मदद मांगी है। सूत्रों के हवाले से पश्चिमी मीडिया में यह शोर तेज है कि बीच युद्ध के दौरान रूस ने चीन से सहायता के रूप में सैन्य उपकरणों की मांग की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हथियारों के साथ रूस ने चीन से हाईटेक ड्रोन्स की भी मांग की है। जाहिर है पश्चिमी मीडिया में मचा ये शोर अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। रूस के लिए चीन के सामने आने का मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। इसलिए रूस और चीन के सैन्य सहयोग वाली बात दुनिया को परेशान कर रही है। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को चीन की तरफ से मिलने वाली किसी भी तरह की मदद अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को परेशान कर रही है। रूस को मदद की किसी भी ऐसी संभावना पर अमेरिका ने सख्त टिप्पणी की। अमेरिका की तरफ से कहा गया है आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस की मदद के लिए अगर चीन आगे आता है तो उसे भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। बताया तो यही जा रहा है कि वित्तीय प्रतिबंध लगने के बाद से रूस आर्थिक तौर पर कमजोर हो रहा है और इसलिए उसे चीन की शरण में जाने की जरूरत पड़ रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस के साथ आर्थिक गतिविधियों को रोका जा रहा है। कई बड़ी कंपनियों ने भी रूस में अपनी सेवाएं रोक दी हैं। अमेरिका के सख्त रुख को देखते हुए फिलहाल चीन की तरफ से इस मसले पर स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है।
अमेरिका में चीनी दूतावास की तरफ से बकायदा बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है रूस द्वारा मदद मांगने को लेकर उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि चीन रूस की मदद करने के लिए तैयार भी हो सकता है। फिलहाल हमारी उच्च प्राथमिकता तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ने से रोकने की है। चीन संयम बरतने के साथ बड़े पैमाने पर होने वाले मानवीय संकट को रोकने के पक्ष में है। उधर यूक्रेन में रूस की सेना बेहद आक्रामक अंदाज में राजधानी कीव को कब्जाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन भी मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। इस खूनी टकराव का शिकार बने एक अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रेनॉल्ड की मौत हो गई। वहीं एक अन्य अमेरिकी पत्रकार घायल बताया जा रहा है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। 50 वर्षीय रेनॉल्ड एक प्रतिभाशाली वीडियो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने HBO, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई प्रतिष्ठित अमेरिकी समाचार और मीडिया संगठनों के लिए काम किया था। वो इराक, अफगानिस्तान, हैती, मैक्सिको और मिस्र सहित विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग कर चुके थे। पत्रकार की मौत पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है, हमें अमेरिकी पत्रकार की मौत की जानकारी है। हम इस मामले में यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तभी उसके ठोस कारणों तक पहुंचा जाएगा। यूक्रेन में रूस का आक्रामक अंदाज अमेरिका को परेशान कर रहा है। रूस की सेना जिस तरह से नागरिकों, पत्रकारों, अस्पतालों और पूजा स्थलों को निशाना बना रही है, इस पर अमेरिका का सख्त रुख सामने आया। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है वो रूस की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की तरफ बढ़ती रूसी सेना अगर नेटो सदस्य देशों की सीमा का उल्लंघन करती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर भारत की भी पैनी नजर है। युद्ध के बीच भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड शिफ्ट कर दिया है। यह फैसला यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और पश्चिमी हिस्सों में हमले को देखते हुए लिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग पिछले 19 दिनों से जारी है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों देशों के पीछे जारी अन्य देशों की खेमेबाजी दुनिया को डरा रही है। इस युद्ध की वजह से पैदा हो रहे गंभीर मानवीय संकट दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध थमने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर जल रहे हैं। हालात ये हैं कि पारंपरिक युद्ध से भीतर है। ये लड़ाई जैविक वॉर की ओर बढ़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस जंग में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की आहट सुनाई देने लगी है। और ये वो हथियार हैं जो तबाही के साथ बड़े पैमाने पर मौत बांटते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मानवता रोएगी। रूस यूक्रेन में जैविक वार, निश्चित होगा महाविनाश, मौत का होगा महातांडव, रोएगी मानवता, बिलखेंगे लोग। रूस यूक्रेन जंग में अब महातांडव की आहट सुनाई दे रही है। पारंपरिक युद्ध से इतर ये लड़ाई जैविक वार की करवट लेने वाली है। करीब 3 हफ्ते से दोनों देशों के बीच महायुद्ध छिड़ा है। रूस एक से एक घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं। खार्किव, चेर्निहिव, खेरसान, मारियुपोल, लीव, सुमी जैसे आलीशान शहर खंडहरों में तब्दील हो रहे हैं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं युद्ध के, लेकिन यह युद्ध अब तक निर्णायक मोड़ नहीं ले पाया है। ऐसे में उस खतरे की आहट सुनाई दे रही है जिसे सोचकर सिरहन होने लगती है। मौत के महातांडव की तस्वीरें ज़हन में उभरती हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर वॉर, केमिकल वॉर के बाद अब जैविक जंग की गूंज सुनाई दे रही है। यानी उन हथियारों के इस्तेमाल की आहट जो तबाही के साथ साथ बड़े पैमाने पर मौत बांटते हैं, जिंदगियों को लील लेते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसके माध्यम से भी बड़ी तबाही और बर्बादी हो सकती है और इसी वजह से बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल को 1975 के बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के माध्यम से बैन किया गया है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें इस बात की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी वॉरिंग पार्टीज की तरफ से हो सकता है। लेकिन यदि चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, किसी माध्यम से यदि बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इस युद्ध का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर घातक बमों के इस्तेमाल का लगातार आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन के मानव अधिकार निगरानी समूह ने रूस पर पोप्साना शहर में फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि इससे पोप्साना शहर में रूस के हमले से महातबाही हुई है, कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। उधर रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से बड़े पैमाने में जैविक हथियार बनाए हैं, जिनका प्रयोग यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है। रूस ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी उठाया। बायोलॉजिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें विस्फोटक की जगह वायरस, बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और जब भी बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यह पारंपरिक हथियारों से कहीं ज्यादा घातक साबित होते हैं। दरअसल बायोलॉजिकल वेपन लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर देते हैं। कुछ लोगों की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोग तड़प तड़प कर बाद में मरते हैं। यहाँ तक कि जैविक हथियारों का असर कई सालों तक रहता है। जो भी इस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई देती है कि यूक्रेन के इस युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होना न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा विनाशकारी कदम साबित होगा, जिसे कि कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार जैविक जंग हुई। बता दें कि जैविक हथियार का सबसे पहली बार प्रयोग पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था। अपने जैविक हथियार में जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, सोवियत संघ के दौर में रूस ने भी एक व्यापक बायोलॉजिकल हथियार कार्यक्रम चलाया था, जिसे बायो प्रिपरेट नाम की एजेंसी चलाया करती थी। इस एजेंसी में 70,000 लोग काम करते थे। शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब वैज्ञानिक इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए पहुंचे, यहाँ उन्हें पता चला कि सोवियत संघ ने एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स समेत अन्य बीमारियों के पैथोजन को व्यापक स्तर पर तैयार किया है। दक्षिणी रूस के एक द्वीप पर जीवित बंदरों पर इन पैथोजन की टेस्टिंग भी की गई थी। यही नहीं, इस एजेंसी ने दावा किया कि एंथ्रेक्स के स्पोर्स को लंबी दूर वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के वॉरहेड में लोड किया गया था, जिनका निशाना पश्चिमी देशों के कई शहर थे। गैर पारंपरिक हथियारों की फहरिस्त में डर्टी बम भी हैं, जो एक सामान्य बम होता है, लेकिन उसके आसपास रेडियोधर्मी तत्व मौजूद रहते हैं। इसे RDD यानी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इस बम से उतनी ही मौतें होंगी जितना किसी सामान्य बम से, लेकिन अगर यह किसी बड़े शहर में फोड़ा जाता है तो हफ्तों तक रहने लायक नहीं छोड़ेगा, तब तक जब तक इलाके को पूरी तरह फिर से संक्रमण मुक्त न किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक सिर्फ पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्होंने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर रूस या यूक्रेन में से किसी देश ने जैविक बम का उपयोग किया तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।